धीर साहब नमस्कार। नमस्कार कार्तिक जी। और सुनाइए धीर साहब, एक बार फिर से स्कूबर्स में स्वागत है आपका। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, दोबारा आपने हमारे तरफ ध्यान दिया इतने बिजी शेड्यूल में से। जो आजकल आपका जैसे स्कूबर चैनल हिट हुआ पड़ा है, तो आपके लिए तो टाइम निकालना नंबर 3-4 ब्रीडर्स के लिए बड़ा मुश्किल हुआ। आप तो नंबर 1 से घिरे हुए हो आजकल। तो नहीं, मैं को बताना चाहूँगा कि नंबर 1 रॉक जैसे रॉटवाइलर नाइकी बना, तो एक फीमेल ऐसी थी जिसका कभी किसी ने जिक्र नहीं किया जब से वो बन रही थी, और हम उसको फीचर भी करते थे हमारे काफ़ी डॉग शोज़ में। और वैसे आपका ब्रीडिंग तो इंटरव्यू हमने स्टार्टिंग में किया था जब हमारा कैनल स्टार्ट हुआ था। धीर साहब की जो फीमेल थी चमेली, वो थी मेरी नज़र में नंबर 1 रॉटवाइलर फीमेल ऑफ 2019 एंड 20। वो 2000 चमेली जो है वो 2018-19 और 19-20 फ्रॉम लास्ट 2 years शी इज़ द बेस्ट रॉटवाइलर फीमेल ऑफ द इंडिया। और कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, उसको बेस्ट रॉटवाइलर नहीं बना सके। हमारा वर्किंग शेड्यूल, हमारी अप्रोच, या कह सकते हैं कि हम लोग उतना टाइम नहीं दे सकते शोज़ के लिए जहाँ पे वो शायद ये लेवल अचीव नहीं कर सकी। अदरवाइज शी इज़ फुली कैपेबल टू डू दैट। वो बड़े आराम से ये वाला टाइटल भी अचीव कर सकती थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। चलो कंपटीशन है वो दैट इज हम लेंगे नहीं। अगर कंपटीशन में विन करना है तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इसमें स्पेसिमन की कोई गलती नहीं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप ब्रीडर दिल से की सीरीज में एक पार्ट हुआ आज। थैंक यू सो मच। ठीक है, एक हमने ब्रीडर दिल से की सीरीज क्यों स्टार्ट की थी कि नंबर 1 रॉटवाइलर जैसे भी कोई भी बनता है 1 साल के लिए बनता है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको टैग लगा दिया पूरी उम्र का, जबकि उनके कुत्ते खुद भी नंबर 1 की रेस में कभी थे भी नहीं। लेकिन अगर हम गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो सबसे पहले उनकी वीडियोस आती हैं। ये ओपनली मैं आज बोल रहा हूँ, और मेरा एक काम बनता है कि अपने कस्टमर को एक नॉलेज मिले, क्योंकि हर बंदा नंबर 1 रॉटवाइलर ऑफ इंडिया सर्च करता है और उस ब्रीडर को एक खुदा मान लेता है कि उसकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी है, चाहे उसके पास स्टड है। वो फीमेल कौन सी यूज़ करता है उसको नहीं पता, कोई कंसर्न नहीं उसको। ठीक है, उसको कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैं भोगना जी की एग्जांपल भी देता हूँ यहाँ पर, अगर नाइकी बना है नंबर 1 रॉटवाइलर, कल को उसके जरूरी नहीं है कि बच्चे एक टॉप कॉम्बिनेशन बने। कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी बात है, नंबर 1 रॉटवाइलर तो जो बन गया वो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भोगना जी को बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए और बहुत भाग दौड़ की, और उनका जज्बा काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कुत्ते को प्रेजेंट किया मार्केट में, और शोज़ में भी बहुत अच्छी प्रेजेंस होती थी उनकी। वेरी एंटरटेनिंग पर्सन ही इज़। तो उनको बहुत बहुत मुबारक पहले तो नंबर 1 रॉटवाइलर 2019-20 के लिए है, और ये लाइफ टाइम टैग नहीं है। नेक्स्ट ईयर उसको ये चीज़ अचीव करने के लिए फिर उतनी मेहनत भोगना को भी करनी पड़ेगी और नाइकी को भी करनी पड़ेगी। अब आज की डेट में ये पास्ट हो गया, क्योंकि नई चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं फॉर दैट। ये ब्रीडर दिल से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम अपने ही ब्रीडर्स को टारगेट कर रहे हैं। हम उनको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो जनता अवेयरनेस के लिए, ये बहुत अवेयरनेस के लिए कि बहुत अच्छा स्टेप है आपका। बेसिकली जो अवेयरनेस चाहिए वो लेमन को चाहिए, जिसको रॉटवाइलर की ABC भी नहीं पता, और वही हमारा बायर है। अगर वो अवेयर होगा तो वो अच्छी चीज़ चूज़ कर सकेगा, अच्छे ब्रीडर्स आगे आएंगे और पता चलेगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है। और बात आ रही है अगर ब्रीडिंग की, तो ब्रीडिंग का जो मेन फंडामेंटल है और जो फाउंडेशन है वो हर कैनल की एक बिच होती है। जो चलो वो तो हम क्वेश्चन के रूप में आपकी बात के बारे में हम लोग डिटेल में, हमारा ब्रीडर दिल से में हम क्वेश्चन हम पुट करते हैं, आप आंसर देते हो। बताइए। पहली बात है कि आपको हमने जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपने एक दिल से ही जवाब देने हैं। बिल्कुल दिल से देंगे, आज सब कुछ दिल से ही होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये है, KCI के अगर आप मेंबर हो या पप्पी आप एक्सपोर्ट करते हो, तो उसका क्या मतलब ये मान लें कि आप कैनल नंबर 1 हो? ये तो कोई डेफिनेशन नहीं है कैनल नंबर 1 होने की। कैनल नंबर 1 होने और मतलब इसमें भी मेरे ख्याल से 3 स्टेप्स हैं। कैनल नंबर 1, ब्रीडर ऑफ रॉटवाइलर नंबर 1, और रॉटवाइलर ऑफ द ईयर या रॉटवाइलर नंबर 1। ये 3 चीज़ें हैं। कैनल नंबर 1 तो मेरे हिसाब से वो है जिसके पास कैनल का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक अच्छा कैनल नंबर 1 उसी को मैं कहूँगा। उसमें मैटर नहीं करता कि उसके पास कैसे कुत्ते हैं, कौन सी ब्रीड के कुत्ते हैं। किसी भी ब्रीड के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में और अच्छे कैनल के सेटअप में कैनल एक अच्छा नंबर 1 कैनल कहा जा सकता है, जिसमें डॉग्स के कंफर्ट का, डॉग्स की एक्टिविटी का, ये चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मेरे ख्याल से कैनल नंबर 1 का क्राइटेरिया तो ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा कैनल है।
सेकंड है ब्रीडिंग के तौर पे अगर देखा जाए तो बेस्ट ब्रीडिंग नंबर 1 कैनल ऑफ रॉटवाइलर्स अगर वो है तो उसमें भी एक कंप्लीट कैनल नंबर 1 या ब्रीडिंग कैनल नंबर 1 बनने के लिए एज़ पर एज़ कि आपके पास कितने अच्छे स्टड हैं, एज़ पर एज आपके पास कितनी अच्छी फाउंडेशन फीमेल्स हैं फॉर द ब्रीडिंग पर्पस। आप स्टड सर्विस सिर्फ दे रहे हैं, आपके कुत्ते की सिर्फ आपको मेटिंग्स आ रही हैं, ये भी एक कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका कुत्ता बहुत अच्छा प्रोड्यूसर हो गया और आपका कैनल ब्रीडिंग में नंबर 1 हो गया। फॉर ब्रीडिंग आपको एक अच्छा सेटअप विद बेटर फीमेल्स और अच्छी प्रोड्यूसिंग फीमेल्स के साथ एक सेटअप रखना पड़ेगा, सो एक अच्छा ब्रीडिंग रॉटवाइलर कैनल नंबर 1 बनेगा। और अगर आ गया रॉटवाइलर नंबर 1 की बात करें तो उसमें तो विनिंग का क्राइटेरिया है जो केसीआई ने सेटअप किया है कि आप उस पूरे सेटअप में जीतो तो आप रॉटवाइलर ऑफ द ईयर बन जाते हो। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, उनको मिक्स नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। रॉटवाइलर की जो ट्रॉफ़ी आपको मिलनी ही कह सकते हैं, क्योंकि आप बहुत पास से हारे हो, हारना ही कहेंगे और जीतना इसलिए कहेंगे कि वो बेस्ट फीमेल थी रॉटवाइलर की, वो भी आपके लिए एक सेकंड आना भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो कैसा लगा आपको? देखो, इसमें मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि उस स्पेसिमन का रॉटवाइलर ऑफ द ईयर बनना या ना बनना मेरे लिए मैटर इतना ज़्यादा नहीं करता है, इसलिए क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट स्पेसिमन है, वो दुनिया मान चुकी है। उसने ये नहीं है कि रॉटवाइलर ऑफ द ईयर जो अगर डॉग है उसको हराया या नहीं हराया, ये एक अलग इशू है। उसने परफॉर्मेंस एज वेल एज प्रोड्यूस दोनों में अपने आप को प्रूव कर दिया। उसके बच्चे भी जीतने शुरू हो गए हैं, अभी उन्होंने सिर्फ एक ही शो अटेंड किया। और मेन चीज़ है कि ट्रॉफ़ी अनडाउटेडली वो ट्रॉफ़ी हर बंदे का रॉटवाइलर ऑनर का एक ड्रीम है। मेरा भी ड्रीम था कि शायद इस साल मैं अचीव कर पाता। कुछ एक सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि मैं प्रॉपर शो नहीं कर पाया उसको, और एक बड़े हमारा मेन शो जैसे लुधियाना में होता है उससे पहले छोटी सी एक उसके इंजरी हो गई पाँव में, तो जिससे मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे उसका इफ़ेक्ट आया, उसका एक शो वहाँ पे ख़राब हुआ। तो अनलकीली हम कहीं ना कहीं दैट वाज द बैड लक फॉर अस कि हम लोग उसको प्रॉपर वो नहीं कर सके, उतना बेटर शो नहीं कर सके जितना वो डिज़र्व करती थी। अदरवाइज़ शी इज़ द बेस्ट रॉटवाइलर फीमेल इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। अगर ये एक बहुत बड़ी ये भी एक दुर्भाग्य वाली बात ही है कि अभी तक बेस्ट रॉटवाइलर ऑफ फीमेल या ऑपोजिट सेक्स के लिए अभी तक केसीआई ने कोई ट्रॉफ़ी नहीं रखी। उनको मैं पहले भी एक बार मेरे को चांस मिला था ये सजेशन देने का कि आपको हर ब्रीड के अंदर जहाँ पे आप बेस्ट रॉटवाइलर मेल या बेस्ट रॉटवाइलर का ऑपोजिट सेक्स का भी आपको एक ट्रॉफ़ी ज़रूर रखनी चाहिए। सो वैसे ट्रॉफ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शी इज़ बेस्ट फॉर अस। वो एक अच्छी रॉटवाइलर फीमेल है। अगर हम चमेली की बात कर रहे हैं, चमेली की तो चलो बात कर रहे हैं, चमेली अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। चमेली का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बॉडी बहुत स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पर जब हाँ और जब बात आ गई आपके इंपोर्ट पर तो आपने बिल्कुल उससे डिफरेंस डॉग मंगवा लिया। हाँ, बिल्कुल डिफरेंस डॉग मंगवा लिया, क्योंकि वो डॉग मैं बड़े हद तक ये चीज़ को लेकर एग्री करता हूँ कि वो डॉग शो डॉग नहीं था, पर वो एक कंप्लीट कमर्शियल डॉग था। वो मार्केट की जो डिमांड थी और कहीं ना कहीं जहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा था कि हम कैनल में हेड मजल को लेकर के कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं या कोई ऐसी कमी ब्रीडिंग में, हम एक एज एन एक्सपेरिमेंट में वो डॉग लेके आया था कि ये डॉग चमेली के साथ या हमारी जो यहाँ की कुछ एक फीमेल्स जिनमें हेड मजल या सब्सटेंस की थोड़ी कमी है, उसकी कमी को पूरा करेगा या नहीं करेगा, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। वो उसके साथ 4 फीमेल्स कंसीव हैं, 2 मेरे अपने कैनल में, 2 इंडिया के बड़े अच्छे रिनाउंड कैनल्स हैं जिन्होंने उससे मीटिंग ली है। मोनाको की बात हो रही है, मोनाको मजीका माराडोना। अनलकीली वो आज हमारे साथ नहीं है, वो डॉग 11 जुलाई को हमें छोड़ के चला गया, पर उसके रिज़ल्ट की हमें वेट है। मेरे को जहाँ तक लगता है कि जिन फीमेल्स के साथ मैंने उसको यूज़ किया है, जो एक टिमीटॉर के या टिमीटॉर लाइन्स के डॉग की जो एक डेफिनेशन है, पग वाइलर लोग कहते हैं या शॉर्ट स्नाउट कहते हैं,
होगा वो मे बी उसका भी थोड़ा स्नाउट शॉर्ट था, लेकिन हमने उसका कॉम्बिनेशन जिन फीमेल्स के साथ बिठाया तो उसमें बहुत अच्छी रेशो आने की उम्मीद है। हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने पहले उन फीमेल्स पर ही उसको यूज़ किया है कि जहाँ पे हमें लगता है कि रेशो और प्रपोर्शन जो है वो बेटर होगा, और जो लोगों को लगता है कि वो एक्सट्रीम हेड या एक्सट्रीम लेवल का डॉग था तो उसमें वो चीज़ काफ़ी विद इन स्टैंडर्ड आ जाएगी। पपीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर के उम्मीद ये लेकर के बैठे हुए हैं कि पपीज़ उस तरह के आएंगे। धीर जी, एक चैंपियन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? चैंपियन बनाने के लिए अगर सिर्फ डॉग में देखा जाए तो अच्छी एनाटॉमी चाहिए होती है। नहीं, हम ब्रीड स्टैंडर्ड की नहीं बात कर रहे। अगर हमने केसीआई का चैंपियन बनाना है तो क्या चाहिए उसके लिए? हमें अकॉर्डिंग टू केसीआई डॉग को शो करना है अपनी क्लास में विन करके, उसके बाद 4 सीसी लेनी है उन्हें, और 4 सीसी लेने के बाद डॉग को चैंपियनशिप का टाइटल मिल जाता है। और कोई नहीं है इसके लिए? और उसमें कुछ नहीं। तो क्या वो कैनल इंडिया का नंबर 1 कैनल या ब्रीडर भी बन जाएगा उसके साथ ही? नहीं, ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक कुत्ता अगर किसी का 4 सीसी लग जाए और वो चैंपियन हो जाए तो वो नंबर 1 बन जाए। तो फिर मैं क्या, और भी कई ऐसे मेरे भाई हैं, फिर वो तो सारे ही नंबर 1 है, फिर नंबर 1 तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा छांटना, सारे ही नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि चैंपियन तो नॉट अ बिग डील। अगर गेम स्टार्ट होती है तो BOB से स्टार्ट होती है, चैंपियन तो सारे बन जाते हैं। अगर वर्स्ट डॉग भी अगर रिंग में रह गया है, उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, उस दिन वो सीसी लेके ही निकलेगा। अब आप शो सीज़न का एंड की वेट कर लो, अगर कंपटीशन ख़त्म हो गया तो लास्ट तक सीसी तो बढ़ती रहेगी, तो एक सीज़न नहीं तो 2 सीज़न में कुत्ता तो चैंपियन होना ही होना है। आपने अपनी फीमेल को 2nd नंबर पर लाए, मैं कह सकता हूँ कि वो इंडिया की टॉप फीमेल थी, जैसे हाँ नहीं है 2 साल से ऑलरेडी है। तो फिर लोगों ने वेल इम्पोर्ट फीमेल ने क्यों मंगवा ली? वेल इम्पोर्ट फीमेल, या आपके दिल में क्या आता है? अगर हमारे इंडिया में जो लोग टॉप कॉम्बिनेशन, मैं वही बात बता रहा हूँ, आपकी बात कंप्लीट होने से पहले आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेल्प फीमेल मंगवाना इज़ टोटली कमर्शलाइज, उसमें अच्छे पैसे बचते हैं ब्रीडर्स को। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से अगर आप चमेली के लेवल की फ़ीमेल इंपोर्ट करोगे और उसके बच्चे भी बेच लोगे तब भी उसमें से कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसे उस लेवल की फ़ीमेल मिनिमम 10,000 यूरो से भी ऊपर मतलब नीचे आपको नहीं मिल सकती। उसकी कॉस्ट अगर यूरोप में देखा जाए तो 10,000 यूरो में भी उसके लेवल की फ़ीमेल नहीं मिल सकती, और 10,000 यूरो की फ़ीमेल मंगवा के उसके बच्चे बेच के और आपके पैसे पूरे हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल। 1200-1500 यूरो से ऊपर के लेवल की कोई फ़ीमेल नहीं मंगवा रहा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फीमेल्स चमेली के लेवल की, या और इंडिया में बड़ी अच्छी फीमेल्स हैं, या फर्दर चमेली की डॉटर स्टेला बहुत अच्छी इस वक्त जा रही है, उस लेवल की फीमेल्स बन जाएंगी, दैट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि फोकस किस चीज़ पे है कि वहाँ से एक अच्छा डॉग जो जिसका इस वक्त बड़ा यूरोप में नाम है, विनिंग हो चाहे ना हो, वहाँ पे भी मैटर नहीं करता, वो उसके बच्चे हैवी हैं, जैसे शॉर्ट स्नाउट है या टिमिड और लाइन्स हैं, उससे मेट करवाओ, वहाँ से लेके आओ। यहाँ पे 1200-1500 यूरो की फ़ीमेल होती है, 400-500 यूरो में मेटिंग हो जाती है, यहाँ पे आकर के 1.5 लाख का बच्चा बिक जाता है। वो तो लॉटरी है, किसी के 10 हो जाते हैं, किसी के 12 हो जाते हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चमेली के आपने पपी लिया था? हाँ, मैंने उसका अभी तक 1 ही लीटर लिया, इंडिया सारा जानता है उसका X लीटर। चमेली को मैंने 2.5 महीने की लिया था। 2.5 महीने? वो उस लीटर में याना वॉडी वडनोरा फीमेल थी, जोरोवम एक्लैंड से मेट होके वो आई थी, टिवाना जी ने इंपोर्ट करी थी। मेरे ख्याल से अगर हम लोग इंडिया में आए हुए वेल्प लीटर्स की अगर हम गिनती करें तो वन ऑफ द बेस्ट वेल्प लीटर था वो। उसमें सिर्फ 3 ही बच्चे हुए थे। मेरे फ्रेंड ने उसमें से मेल लिया था, मैंने फीमेल ली, और मेरे हिसाब से शुरू से ही मेरे को पता था कि इस जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था उन तीनों पपीज़ को देख के कि चमेली इज़ द पिक ऑफ द लिटर, जैसे हम कहते हैं कि चमेली इज़ बेस्ट फ्रॉम दैट लिटर। अब ये कंट्रोवर्सी वाला सवाल होगा, कोई बात ये नहीं, हमने कल किसी ने हमें जवाब दिया था, आपने चमेली को फीमेल को बच्चा लिया 2.5 महीने का, हाँ जी, 2.5 फिर महीने उसके ऊपर आपने मेहनत की। ये उस ब्रीडर को मैं पूछना चाहता हूँ, जब उसने स्टार्टिंग की थी, ब्रीडर थे जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, उन्होंने एक फ़ीमेल ली किसी से कंसीव, फिर उसके बच्चे बेचे। जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, बच्चे बेच के वही पैसे उन्होंने भेजे वेल इम्पोर्ट, तो अपने आप को ब्रीडर नंबर 1 कहना शुरू कर दिया। तो मुझे आप बताना चाहेंगे कि ऐसी मेहनत से ब्रीडर बन जाते हैं या पैसा लगा के ब्रीडर बना जा सकता है? देखो, पैसा लगा के नहीं, एफर्ट्स लगा के ब्रीडर बना जाता है, और ब्रीडर बनने के लिए मेहनत और साथ साथ में लक, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपको अगर कॉम्बिनेशन कोई सोचा तो उसका कितना क्या सक्सेस रेट है और उसमें से रिज़ल्ट आपको किस तरह का मिला।
एक ब्रीडर है जो आपको नंबर 1 टॉप कहते भी हैं और फर्स्ट इंपोर्टर भी हैं रोटवाइलर के, ठीक है जी, और ADR के इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं। जब वो आपके पास आए थे ब्रीडिंग करवाने, क्या वो इंस्ट्रूमेंट वो साथ में लाए थे? नहीं, वो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट साथ से लेके और ऐसा कुछ नहीं था। उनको शायद डॉग हमारा अच्छा लगा तो उन्होंने यूज़ किया। सो इंस्ट्रूमेंट वाली कोई ADR के वाली तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं थी वहाँ पे लेके आने की। नहीं हो सकता कि इंस्ट्रूमेंट आपके पास लाए हों, नापा हो, फिर ही उन्होंने यूज़ किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये आपका जो डॉग यूज़ हुआ था, क्या वो चमेली की स्टैंडर्ड के था? आप मानते हो वो चमेली के साथ स्टैंडर्ड मेल करता था वो? नहीं, मैं ये बात करनी क्या, मतलब आप जो सवाल पूछ रहे हो कि चमेली के साथ नहीं उसको मैच किया जा सकता। वो डॉग एज एन एक्सपेरिमेंट हम अपनी ब्रीडिंग के लिए लेके आए थे कि वो उसके साथ हमारी जो यहाँ की फीमेल्स हैं उसकी कंपेटिबिलिटी क्या बनती है। अभी तो रिज़ल्ट आना बाकी है, अभी उसके प्रोड्यूस से पता चलेगा कि वो चमेली के लेवल से था या चमेली के लेवल से भी ऊपर उससे भी बेटर प्रोड्यूसर है या नहीं है। वो तो अभी रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा। ऐसा सच हम कुछ कह ही नहीं सकते। एक डॉग को देख के उसका प्रोड्यूस जज करना, दैट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब आप इसी को टारगेट नहीं कर सकते कि जो भी ट्रेंड चल रहा है आप ट्रेंड ब्रीडिंग भी साथ में करते हो? नहीं, ट्रेंड ब्रीडिंग नहीं है। हम लोग देखो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग जो ब्रीडिंग कर रहे हैं उसमें हम कहाँ पे थोड़ा पीछे जा रहे हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या उन चीज़ों से अगर हम लोग थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कुछ बाहर से अगर इंपोर्ट करना पड़ता है तो दैट इज़ द रीज़न वाई इंडियन पीपल आर इम्पोर्टिंग द डॉग्स फ्रॉम यूरोप। क्यों वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं? अगर यहाँ के डॉग्स ही सारा कुछ फुलफिल कर रहे हों तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग वही लाइनें दोबारा रिपीट कर करके शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग ने सोचा कि अगर मोनाको उसमें कुछ बेटर कर सके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अनलकीली वो हमारे पास नहीं है। एक छोटे से एक्सीडेंट से उसकी जान चली गई और हम लोग बहुत बड़े उस ट्रॉमा में अभी तक। तो अभी रिज़ल्ट उसका आना बाकी है। मैं होपफुली 10-15 दिनों में हमारे पास रिज़ल्ट होगा तो हम लोग बेहतर बता पाएंगे कि मोनाको को लेके आना हमारा एक अच्छा डिसीजन था या गलत डिसीजन था। वो उसका प्रोड्यूस देख के पता चलेगा। मुझे गलत लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप उसमें से बेस्ट लीडर अपने पास भी रखोगे। डेफिनेटली। ठीक है जी, चलो 7th क्वेश्चन हम लेते हैं आगे। क्या अगर एक ही ग्राउंड में 3 शो चल रहे हों, 2 ऑल ब्रीड शो चल रहे हों, अगर कोई डॉग वहाँ पर हार जाता है और एक स्पेशलिटी डॉग शो साथ में चल रहा हो, वहाँ पर वो जीत जाता है, तो आप जीत जाता है मतलब क्लास क्लियर कर रहा है या बेस्ट इन शो लग जाता है? बेस्ट इन शो लग जाता है। बेस्ट इन शो लग जाता है। स्पेशलिटी में बेस्ट इन शो लग जाता है, वो दोनों में हार जाता है। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें रीज़न तो अगर जजेस चॉइस का ही मैटर है। इसमें अगर जज जो स्पेशलिटी वाला है उसको वो डॉग अगर समझ में आ रहा है तो वो उसको बेस्ट इन शो लगा रहा है, और वहीं पे जो पैरेलल जो जिस शो की आप बात कर रहे हो उसी में जो 2 आउटबिट में जो बेस्ट इन BOB लगा डॉग, जो रॉटवाइलर लगा है, वो उस स्पेशलिटी में सेकंड बेस्ट इन शो लग रहा है। तो 19-21 का फ़र्क है। विनिंग में कोई लंबा चौड़ा फ़र्क है नहीं, पर ऑल ब्रीड में विनिंग भी उतनी ही मैटर करती है जितनी स्पेशलिटी भी मैटर करती है, क्योंकि ऑल ब्रीड की विनिंग में आपको अपने ग्रुप और ऑल ओवर जो ब्रीड्स हैं उनके साथ कंपटीशन दे करके आगे आना होता है, और उसमें नंबर ऑफ स्टेजेस और अलग अलग स्टेजेस पे आपको विनिंग करनी पड़ती है। बार बार ग्रुप में आपको, अगर वर्किंग ग्रुप की बात करें तो डॉबरमैन बॉक्सर को भी डिफीट करना पड़ता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो ऑल ब्रीड शो की विनिंग है वो उसकी वैल्यू कहीं बहुत ज़्यादा है स्पेशलिटी से, लेकिन स्पेशलिटी में भी देखना पड़ता है कि वो स्पेशलिटी का जो जज है वो किस लेवल का है। अगर वो स्पेशलिटी में अगर रॉटवाइलर का स्पेशल जज नहीं है तो मैंने कई बार देखा है कि ऐसे स्पेशलिटी शो में जजिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है और गलतियां भी हुई हैं जजेस से। मैंने कई शो ऐसे भी अटेंड किए हैं जिनमें एक टॉय ब्रीड के ब्रीडर को स्पेशलिटी जज की तरह प्रेजेंट किया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती। तो शायद ऐसा कोई केस उस शो में भी हुआ होगा, क्योंकि ऑल ब्रीड में दोनों तरफ अगर डॉग BOB लग रहा है तो स्पेशलिटी में भी अच्छी प्लेसमेंट भी है। तो इट मीन्स कि जो दूसरा डॉग है जो 2-3 जगह पे लाइनअप प्लेसमेंट ले रहा है वही सुपीरियर है, और स्पेशलिटी में एक जगह पे अगर वो बेस्ट इन शो लग भी रहा है तो वो उसकी जज की चॉइस है, उसने उसको लाइक किया तो उसने लगा दिया। एक क्वेश्चन आपसे लेते हैं लास्ट में। आपके ख्याल से आप क्या बनना चाहोगे? गुड कैनल, ग्रेट ब्रीडर या ग्रेट प्रोड्यूसर?
देखो फॉर द टाइम बिंग मेरा फोकस जो है पूरा एक अच्छे ब्रीडर के तौर पे, अगर मैं चाहूँगा कि मेरी ब्रीडिंग अच्छी हो, मेरे पास एक अच्छी फाउंडेशन बिच है चमेली, और मेरा अभी पूरा फोकस भी इसी चीज़ पे है कि मेरा फीमेल्स का कलेक्शन अच्छा हो, मेरे पास अच्छी प्रोड्यूसिंग फीमेल्स हों, और ताकि चाहे मेरे अपने कैनल से, चाहे मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल में और मेरे जो ब्रीडर फ्रेंड्स हैं, या कह लो कि जिनके पास अच्छे स्टड हैं, उनके मेल यूज़ करके और मैं अच्छी ब्रीडिंग करूं और अच्छे डॉग्स जो है ब्रेड इन इंडिया डॉग्स लोगों को दूं और वो विनिंग करें। मेरा तो ड्रीम यही है कि मेरी ब्रीडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो और मैं एक अच्छा ब्रीडर बनूं। नंबर 1 बनना या ना बनना ये तो टाइम डिसाइड करेगा, लेकिन अच्छा ब्रीडर बनना मेरा एक जो मेरा ड्रीम यही है। नहीं, नंबर 1 लगाने से पप्पी महंगा हो जाता, आपको नहीं पता? मेरा पपी जितना मेरे को पता होता है कि इसकी क्या वैल्यू, मैं उस लेवल तक मेरा बिक जाता है। और वो उसका, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पपी सेल नहीं करता, मेरे को जिस पपी में थोड़ा सा भी स्पार्क या थोड़ा सा भी नज़र आता है कि इसमें कुछ ना कुछ है, तो मैं उसको बहुत देर तक 4-5 महीने तक रिटेन करता हूँ। मैं खुद भी देखता हूँ और पब्लिक भी देखती है, तभी मेरा पपी सेल होता है। मैं मतलब वो बहुत ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंट ब्रीडिंग नहीं करता। मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 या 3 फीमेल्स हैं, बहुत लंबा चौड़ा सेटअप नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा फोकस क्वालिटी ब्रीडिंग पे है, क्वांटिटी ब्रीडिंग के ऊपर नहीं है। चलिए दोस्तों, बड़ा मज़ा आया धीर साहब से क्वेश्चन पूछ के, उनके दिल की बातें पूछ के कि एक नॉर्मली आर्किटेक्ट कैसे ब्रीडिंग में आता है और क्या क्या देखता है और कैसी कैसी परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। मेन चीज़ यही है कि बीइंग एन आर्किटेक्ट मेरा पूरा फोकस ही स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है। मेरे को यही देखना होता है कि स्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, एस्थेटिक से ज़्यादा उसकी जो वर्केबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी है। मेरे हिसाब से रॉटवाइलर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी स्टेबिलिटी, उसके बैलेंस के ऊपर होनी चाहिए। एज वेल एज जैसे हम लोग बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो हमारा एस्थेटिक्स जो है वो हम लोग उसको सेकेंडरी लेके चलते हैं। जो प्राइमरी हमारा एस्पेक्ट रहता है वो यही है कि बिल्डिंग शुड बी फर्म और उसकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, उसकी एनाटॉमी अच्छी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बैलेंस्ड होना चाहिए। और सेम रॉटवाइलर है, रॉटवाइलर भी नंबर 1 बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो एक्चुअल में अगर वो शो ग्राउंड में नहीं भी जाता, अगर उसकी एनाटॉमी अच्छी है, करैक्टर अच्छा है, उसका बैलेंस अच्छा है, तो हर रॉटवाइलर नंबर 1। इसमें कोई ये नहीं है कि उसको KCI की कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत है या उसके बच्चे महंगे बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे, उसका कोई कंसर्न नहीं है। एक अच्छा रॉटवाइलर हमेशा नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगा। देखिए, मैं एक जो कंट्रोवर्सी चल रही है मैं उसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो ब्रीडर भी बहुत अच्छा है, अच्छी ब्रीडिंग करता है, लेकिन आप भी अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेल नहीं कर रहे या इतनी प्रोड्यूसिंग नहीं कर रहे तो आप ब्रीडर गंदे हो गए। एक अच्छी ब्रीडिंग करना, जिसके पास फाउंडेशन अच्छी हो, फीमेल्स अच्छी हो, मेल्स अच्छे हों, उसको हम अच्छी ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन इसमें नंबर 1, 2 कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक ही पप्पी के जब एक अच्छा लेटर ही आपको नंबर 1 भी बना सकता है। एक अच्छा लेटर नंबर 1 बनाने के लिए सफिशिएंट है। 10 या 12 साल के लेटर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 या 12 चैम्पियन बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चैम्पियन अगर टफ कंपटीशन में बन गया तो वो लोगों को सालों साल याद रहता है कि ये चैम्पियन किस तरह बना था और इस चैम्पियन बनाने में इसमें कितनी मेहनत लगी थी और डॉग में क्या कैलिबर है। सीसी लगा करके चैम्पियन काउंट करना मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि हमारे इतने चैम्पियन हो गए। उसके बाद डॉग का क्या हुआ, डॉग चैम्पियनशिप से, चैम्पियन टाइटल से आगे जाना चाहिए। डॉग अगर एक शो डॉग है तो उसका कोई करियर अगर सीसी लेके ख़त्म हो गया तो मेरे ख्याल से वो कोई शो डॉग नहीं, उसको BOB तक जाना चाहिए, उसको लाइनअप तक जाना चाहिए। मैं तो अपने सारे ब्रीडर्स ब्रदर से यही कहता हूँ कि मतलब आप इन चीज़ों में मत फोकस करिए, आप हमेशा वही डॉग को प्रमोट करिए जिसके रिज़ल्ट में जान है, और उस फीमेल्स पे भी आप फोकस करिए ताकि एक शो डॉग सिर्फ सीसी तक ना रह जाए, उसको BOB तक भी लेके जाइए। उसमें इतना कैलिबर होना चाहिए, उस पर आपकी इतनी मेहनत लगी होनी चाहिए कि हर डॉग BOB तक जाए ताकि कंपटीशन टफ हो और काम करने में मज़ा आएगा। और सीसी ले लेकर के डॉग अंदर करते जाना ये भी कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं। मैं चाहूँगा कि धीर भैया आपका जल्दी हम कैनल फिर से कवर करें, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छे डॉग्स नए आ चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें दिखाएंगे लोग अपने चाहने वालों को, क्योंकि हम भी जब आपका इंटरव्यू किया था तब हम भी स्टार्टिंग स्टेज में थे, हमें कुछ ब्रीड का भी नहीं पता था। आज हम थोड़ा सा कैपेबल हैं लोगों की क्वेश्चन सुन के आपसे पूछने के लिए। मोस्ट वेलकम। और बड़े अच्छे आपने ड्यू टू कोविड मैं थोड़ा इस बार हम लोग कैनल पे या मेरे घर पे विजिट नहीं कर पाए, हमें ये इंटरव्यू मेरे ऑफिस में रखनी पड़ी।
कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाए। अब कोविड वगैरह का भी जैसे थोड़ा कम होता जा रहा है, तो अगली विज़िट हम आपको घर पे भी बुलाएंगे और साथ में हमारी कैनल भी विज़िट करोगे आप। चलो स्कूबर फैमिली, पीस आउट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।